Hello, Assalamu alaikum dear student. How are you? I hope that you all will be well and good. This is me सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आज मैं आप लोगों को वेव फ्रीक्वेंसी और वेव टाइम पीरियड के बारे में पढ़ाऊंगा कि वेव फ्रीक्वेंसी और वेव टाइम पीरियड कैसे कहते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा आगे शेयर करके, ताकि मेरे जो वॉच टाइम है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो वेव फ्रीक्वेंसी और वेव टाइम पीरियड को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहे तो मैं आप लोगों को पहले वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं लाइक साउंड वेव विच इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव, दिस कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर मुश्तमिल होते हैं। जब हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम लिखते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन कंप्रेशन दिस इज स्मॉलर, while the kinetic energy of the particle in rarefaction this is high, मतलब लार्ज। बट इसके साथ हम ये भी लिखते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेशन इज हाई और टेम्परेचर ऑफ द रेयरफेक्शन इज लो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये इस टॉपिक के से एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले वो क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर चलो, कंप्रेशन में आप कहते हो कि टेम्परेचर हाई है, रेयरफेक्शन में आप कहते हो कि टेम्परेचर लो है। ठीक है, तो कंप्रेशन में हाई काइनेटिक एनर्जी लो है और रेयरफेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हाई है। तो ये कैसे, इसका मतलब क्या होता है? हमने तो ये नोट किया है फिजिक्स में कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब अगर रेयरफेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हाई हुआ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आएगी, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाए तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर लो है। और कंप्रेशन में अगर काइनेटिक एनर्जी लो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लो है तो इसकी एवरेज भी लो आएगी, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर यहाँ पे कम होना चाहिए था, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल तो कम है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है, और रेयरफेक्शन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल तो मतलब हाई है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टेम्परेचर कम है। तो ये कैसे मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में आते हैं? तो इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए पहले आपने जो मॉलिक्यूल होते हैं, मीडियम के मॉलिक्यूल, इसके दो किस्म के वेलोसिटी होते हैं, जैसा कि गैस मॉलिक्यूल के। अगर गैस मॉलिक्यूल मतलब गैस में मैं साउंड को क्रिएट करता हूं ना, तो गैस मॉलिक्यूल के दो किस्म के वेलोसिटी होते हैं। एक वेलोसिटी होता है रैंडम वेलोसिटी, एक होता है वेलोसिटी ड्यू टू वेव। जो वेव एनर्जी ट्रांसफर करता है ना, तो उसकी वजह से पार्टिकल को जो वेलोसिटी मिलता है बैक एंड फोर्थ, और एक होता है रैंडम वेलोसिटी। ठीक है, ये दो किस्म के वेलोसिटी होते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल वेव की वजह से बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ड्यू टू वेव। और यहाँ पे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा है, दिस इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेव। ये काइनेटिक एनर्जी वेव की वजह से नहीं है, ठीक है, ये टेम्परेचर की वजह से है, नेचुरल जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ये कौन से काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली होता है? रैंडम मोशन में रैंडम काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट होता है। अब कंप्रेशन में ये जो मैंने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी लो, ये मैंने पार्टिकल की कौन सी काइनेटिक एनर्जी ली है? जो वेव की वजह से है। वेव प्रोपेगेशन में जो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाई है या लो है, ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं? वेव की वजह से। यहाँ पे वेव की वजह से काइनेटिक एनर्जी लो है, लेकिन रैंडम जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हाई है। टेम्परेचर तो इसलिए हाई है कि कंप्रेशन में रैंडम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। रैंडम काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि कोलिजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो कोलिजन की वजह से कंप्रेशन में रैंडम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और रैंडम काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा हो जाए तो टेम्परेचर विल बी हाई। और ये काइनेटिक एनर्जी जो मैंने लो लेता है, ये रैंडम वाला नहीं है, ये वेव वाला है। तो जो वेव काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को देता है वो कम होता है, जबकि जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, और टेम्परेचर रैंडम की वजह से होता है। ठीक है, और यहां पे जो हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज ड्यू टू वेव। और यहां पे मैंने जो टेम्परेचर लो लिखा है रेयरफेक्शन में, और काइनेटिक एनर्जी हाई लिखा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेव।
यहाँ पे पार्टिकल कम होता है, कोलिजन कम होता है, तो वेव मतलब वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दे सकता है पार्टिकल को, जल्दी उसको रीअरेंज करके बैक एंड फोर्थ मोशन में सेट करता है तेजी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल की ज्यादा है, लेकिन कौन सा काइनेटिक एनर्जी, रैंडम वाला नहीं जिसके साथ टेम्परेचर डायरेक्ट है, ये जो वेव दे रहा है वो काइनेटिक एनर्जी। तो कंप्रेशन में वेव जो काइनेटिक एनर्जी देता है वो कम होता है, रैंडम ज्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर हाई होता है कंप्रेशन में। रेयरफेक्शन में जो वेव काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को देता है ना वो हाई होता है, जबकि जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कोलिजन कम होता है, इसलिए रेयरफेक्शन में टेम्परेचर लो रहता है। ठीक है, तो दो किस्म की काइनेटिक एनर्जी है, रैंडम काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय द वेव। जो गिवन बाय द वेव काइनेटिक एनर्जी है वो रेयरफेक्शन में हाई, कंप्रेशन में लो, लेकिन जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी है वो कंप्रेशन में हाई, रेयरफेक्शन में लो, इसलिए टेम्परेचर कंप्रेशन में हाई होता है और टेम्परेचर रेयरफेक्शन में लो होता है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा क्लियर कर ले। इसके बाद मैं आता हूं वेव फ्रीक्वेंसी पे। वेव फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं? द नंबर ऑफ वेव जनरेटेड पर सेकंड इज कॉल्ड वेव फ्रीक्वेंसी। आप एक सेकंड में कितने वेव जनरेट करते हो? एक डिवाइस है जैसा कि ट्यूनिंग फोर्क, रिपल टैंक वगैरह, उसमें उसके जरिए आप एक सेकंड में यूनिट टाइम में कितने वेव को जनरेट करते हो, जो तादाद है वेव की उनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। या इस तरह लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ वेव रिसीव पर सेकंड। आप जो रिसीवर है या आईज को देके आप आई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव करते हैं, या अपने कानों से साउंड वेव को रिसीव करते हैं, या दूसरा एक रिसीवर है, तो वो एक सेकंड में कितने वेव रिसीव करता है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द रिसीवर। दो डिफिनेशन आप कर सकते हो, द वेव जनरेटेड पर सेकंड या द वेव रिसीव पर सेकंड। ठीक है, या इस तरह कि द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास होते हैं एक खास पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप लोग देखें, ये मैंने एक पॉइंट पी लिया है, इसमें ये एक स्ट्रिंग है, इस पे यहां पे मैंने पॉइंट पी लिया है, यहां पे मैं वेव को जनरेट कर रहा हूं। तो एक सेकेंड में इस पॉइंट पी पर कितने वेव पास होते हैं, इसको वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर एक सेकेंड में एक वेव पास हुआ तो फ्रीक्वेंसी वो 1 वेव पर सेकेंड यानी 1 हर्ट्ज है। अगर इस पॉइंट पे एक और दो वेव पास है एक सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। अगर एक वेव पास हुआ, 2 वेव पास हुए, 3 वेव पास हुए, यहां तक इस पॉइंट पर से 3 वेव पास हुए एक सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव का मतलब यह है कि मीडियम में आप एक खास पॉइंट लेते हो और उस पॉइंट पर से एक सेकेंड में जितने वेव गुजरते हैं, इन वेव की तादाद को वेव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, वेव फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड अपॉन द सोर्स फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल मीडियम। वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ना, कि हम कहते हैं कि वेव की इतना फ्रीक्वेंसी है या इतना फ्रीक्वेंसी है, वेव फ्रीक्वेंसी टोटली वेव सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। वेव सोर्स की फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वेव सोर्स? वेव सोर्स वो डिवाइस है, वो ऑब्जेक्ट है जो कि वेव को क्रिएट करते हैं। तो जितना फ्रीक्वेंसी वेव सोर्स की है, इतना ही फ्रीक्वेंसी इससे पैदा होने वाले वेव की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फोर्क और रिपल टैंक को अगर मैं ले लो, तो यहां पे लेट सपोज एक ट्यूनिंग फोर्क है और ट्यूनिंग फोर्क पे लिखा है 256 हर्ट्ज, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है उस पे लिखा है 300 हर्ट्ज। तो ये 256 हर्ट्ज का मतलब ये है कि ये ट्यूनिंग फोर्क 256 हर्ट्ज वाले वेव क्रिएट करते हैं। इट मींस कि इस ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रांग है, ये जो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, ये एक सेकंड में कितना कर रहा है? 256 वाइब्रेशन। तो इस तरह ट्यूनिंग फोर्क की प्रांग की फ्रीक्वेंसी कितना है? 256 हर्ट्ज है। और इस 256 वाइब्रेशन से यहां पे 256 वेव क्रिएट होंगे एक सेकंड में, और एक सेकंड में आप जो वेव जनरेट करते हो या क्रिएट करते हो उसको वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहां पे कितने वेव जनरेट हो रहे हैं? 256 वेव्स पर सेकंड। इट मींस कि 256 कंप्रेशन और 256 रेयरफेक्शन एक सेकंड में ये ट्यूनिंग फोर्क क्रिएट कर रहा है। तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितना है? 256 हर्ट्ज है। इससे पैदा होने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी कितना है? 256 हर्ट्ज। तो जितना फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की, इतना ही फ्रीक्वेंसी वेव की। इट मींस कि वेव की फ्रीक्वेंसी टोटली इक्वल होता है सोर्स फ्रीक्वेंसी का। अब अगर मेरे पास 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क है जिसपे 300 हर्ट्ज लिखा हो, इट मींस के इसके जो प्रांग है एक सेकंड में 300 वाइब्रेशन करते हैं, और एक प्रांग अगर 300 वाइब्रेशन कर रहे हैं तो इट मींस के ये 300 वेव भी क्रिएट कर रहे हैं। ईच वाइब्रेशन क्रिएट 1 वेव।
तो अगर 1 सेकेंड में 300 वाइब्रेशन कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में 300 वेव भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि 1 सेकेंड में 300 कंप्रेशन और 300 रेयरफेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेव जनरेटेड है, जो वेव क्रिएटेड है 300 वेव पर सेकेंड, ये किसकी वजह से? ये ट्यूनिंग फोर्क की वजह से। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि इन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हुआ। ये फ्रीक्वेंसी क्यों हाई हुआ? क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क तरंग की फ्रीक्वेंसी हाई हुआ। तो अगर आप सोर्स ऑफ द वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, एक वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, तो इस तरह आपकी जो फ्रीक्वेंसी, जो वेव जनरेटर है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह रिपल्टिंग होता है। रिपल्टिंग में जो डिपर होते हैं, जो वाइब्रेटर होते हैं, उनकी जितना फ्रीक्वेंसी है इतना ही फ्रीक्वेंसी जो है वाटर वेव की है। इस तरह इलेक्ट्रॉन जंप जब लगाता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जंप लगाता है उसी फ्रीक्वेंसी का हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है। और यहां पे मैंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये जो वेव फ्रीक्वेंसी है ये मीडियम के इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज मीन बाय दिस? यहां पे देखें, अगर एक वेव है मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर हो जाता है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर होता है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे? मेरे पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है V इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। अब इस इक्वेशन से हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख सकते हैं। कैसे? जब एक वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, डेंसर टू रेयर, एक वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो रहा है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होने में इस रेयर मीडियम में जो वेव की वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वेव की वेवलेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ वेव स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा, और स्पीड वेवलेंथ दोनों इंक्रीज हुए तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ये 2 टाइम लेट सपोज इंक्रीज हुआ, ये 2 टाइम लेट सपोज इंक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। और अगर यहां पे देखिए लेमडा विल बी इंक्रीज, स्पीड विल बी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। लेकिन अगर एक वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर से डेंसर मीडियम, एयर से फॉर एग्जांपल वाटर में, रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करता है, तो उसी दौरान जब डेंसर मीडियम में एंटर होगा तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होने के साथ साथ स्पीड भी कम हो जाएगी, स्पीड और वेवलेंथ दोनों इक्वल अमाउंट में कम हो गए, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके चैप्टर 8 की एक्सरसाइज में कि जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव रिमेन कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और फेज। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड, वेव फेज, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट इंडिकेट एमसीक्यूज नोट कर ले यहाँ पे कि जब भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है तो उसकी वेव फेज चेंज हो सकता है, वेव स्पीड चेंज होता है, वेव लेंथ चेंज होता है, लेकिन वेव फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वेव फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बट इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी को देख लो तो फ्रीक्वेंसी बराबर है n/t, फ्रीक्वेंसी बराबर है n/t। n क्या है? नंबर ऑफ वेव, t किया है टाइम टेकन, तो नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में कितने वेव पास हो रहे हैं एक खास पॉइंट पे, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि इस पॉइंट P पर से अगर 100 वेव पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, अगर 1000 वेव पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में तो 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एंड सो ऑन। इसके बाद यहां पे लेट सपोज मेरे पास एक लाउड स्पीकर है और ये लाउड स्पीकर साउंड वेव को क्रिएट कर रहा है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन को क्रिएट कर रहा है। अब यहां पे मैं 1 सेकेंड में कितने वेव रिसीव कर रहा हूं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। लेट सपोज मैं 1 सेकेंड में 30 वेव रिसीव कर रहा हूं तो सिंपली फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 30 हर्ट्ज। तो जितने वेव आप जनरेट करते हो 1 सेकेंड में, या जितने वेव आप रिसीव करते हो 1 सेकेंड में, या जितने नंबर ऑफ वेव एक खास पॉइंट पर से पास होते हैं 1 सेकेंड में, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/t। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी f दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n। इसका क्या मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ वेव ज्यादा होंगे
एक सेकेंड में ज्यादा जनरेट होंगे या ज्यादा रिसीव होंगे या ज्यादा एक पॉइंट पर पास होंगे, इतना फ्रीक्वेंसी मेरे पास ज्यादा होगा। और अगर जो नंबर ऑफ वेव है पर सेकेंड वो कम जनरेट हो रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं या पास हो रहे हैं एक पॉइंट पी से, तो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कम होगा। तो एफ और एन डायरेक्ट है, तो ऐसे मैं रेशो बना सकता हूं कि f1/f2 दिस इज इक्वल टू n1/n2। ठीक है। इसके अलावा अगर टाइम में देखो तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि आप अगर एक वेव को शॉर्ट टाइम में क्रिएट करते हो, शॉर्ट टाइम में, इट मींस कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और अगर आप एक वेव को लॉन्ग टाइम में क्रिएट करते हो तो इट मींस कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फॉर एग्जांपल, आप एक 10 वेव को क्रिएट कर रहे हो 1 सेकेंड में और यही 10 वेव क्रिएट कर रहे हो 2 सेकेंड में, तो यहां पे एन वेव की फ्रीक्वेंसी क्या आता है? 10/2 5, और यहां पे क्या आता है? 10 आता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों हुआ? ये फ्रीक्वेंसी 10 क्यों हुआ? क्योंकि आपने 10 वेव क्रिएट किया है 1 सेकेंड में और यहां पे वही 10 वेव क्रिएट किया है लेकिन 2 सेकेंड में, ज्यादा टाइम लिया हुआ है, और टाइम ज्यादा लेने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है। इस तरह मैं इसकी रेशो को बना सकता हूं कि f1/f2 दिस इज इक्वल टू t2/t1। ये इनवर्स रेशो है और ये डायरेक्ट रेशो है। यहां पे आपको टाइम रेशो दे सकता है, फ्रीक्वेंसी रेशो मालूम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी रेशो दे सकता है, टाइम रेशो मालूम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी रेशो देके नंबर ऑफ वेव रेशो मालूम कर सकते हो, नंबर ऑफ वेव रेशो देके फ्रीक्वेंसी रेशो मालूम कर सकते हो। ये रेशो इंडिकेट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पे अगर मैं देखो, अगर नंबर ऑफ वेव 1 हो, टाइम t 1 सेकेंड हो, तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगा। एन, टी और एफ, नंबर ऑफ वेव और टाइम टेकन और फ्रीक्वेंसी एफ, ये तीनों 1 कब होंगे? जब आपके पास एक वेव 1 सेकेंड में क्रिएट हो। अगर आप एक वेव को 1 सेकेंड में क्रिएट करते हो तो n विल बी 1, t विल बी 1, f विल बी 1। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एक वेव को लेस देन 1 सेकेंड में क्रिएट करते हो या एक वेव को ग्रेटर देन 1 सेकेंड में क्रिएट करते हो, या आप एक वेव को बल्कि 1 सेकेंड में एक वेव से ज्यादा क्रिएट करते हो या 1 सेकेंड में एक वेव से कम क्रिएट करते हो, तो फ्रीक्वेंसी एक नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी नॉट विल बी 1। फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही केस में 1 आता है, 1 हर्ट्ज, जब एक वेव हो और 1 सेकेंड टाइम। ठीक है। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज कब आएगा? जब वेव 1 हो और टाइम 1 सेकेंड, एक वेव 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हर्ट्ज कब आएगा? फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 जब आपके पास टाइम तो 1 सेकेंड है लेकिन 1 सेकेंड में आपने वेव 1 से ज्यादा क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल 2 वेव पर सेकेंड तो 2 हर्ट्ज, 3 वेव पर सेकेंड 3 हर्ट्ज, 10 वेव पर सेकेंड 10 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन 1 हर्ट्ज if you generated the number of wave greater than 1 in 1 second। टाइम तो 1 सेकेंड है लेकिन वेव ज्यादा आपने जनरेट किए, 1 से ज्यादा वेव, तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से ज्यादा। और दूसरी मानी ये भी है कि वेव तो आपने 1 क्रिएट किया है लेकिन टाइम कितना लिया है? 1 सेकेंड से कम, फिर भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है। क्यों? फॉर एग्जांपल, आप एक वेव को क्रिएट करते हो 0.5 सेकेंड में, 1 सेकेंड से कम टाइम में एक वेव को क्रिएट कर रहे हो, तो ये कितना आएगा? ये 2 आएगा, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मींस 1 से ग्रेटर। तो जब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से ग्रेटर हो तो इसके 2 मीनिंग है। एक मीनिंग तो यह है कि 1 सेकेंड में आपने नंबर ऑफ वेव को 1 से ज्यादा क्रिएट किया है, और दूसरा मानी यह है कि वेव तो 1 क्रिएट किया है लेकिन टाइम 1 सेकेंड से शॉर्ट लिया हो। तो टाइम शॉर्ट करने से या वेव नंबर को 1 से ग्रेटर करने से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज से क्या आएगा? 1 हर्ट्ज से ग्रेटर आएगा। 1 हर्ट्ज के इक्वल कब आता है? कि n1 हो t1 हो, या n2 हो t2 हो, n3 हो t3 हो, n4 हो t4, इक्वल हो। जब इक्वल हो तो 1 आएगा। ठीक है। यहां पे अगर मैं यहां पे देखो, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया है 1 वेव 0.5 सेकेंड, तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। ओके। अब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से कम कब है? फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से कम कब है? जब 2 कंडीशन में फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से कम आता है। कब? जब आपके पास टाइम तो 1 सेकेंड है लेकिन वेव आपने एक वेव से कम
जो है जनरेट किया। फॉर एग्जांपल हाफ वेव आपने 1 सेकंड में जनरेट किया तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 0.5 हर्ट्ज, 1 से कम आएगा, ठीक है। और अगर वेव एक है लेकिन टाइम 1 सेकंड से ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम इनवर्स है, वेव तो एक है लेकिन टाइम 1 सेकंड से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 1 वेव है और टाइम लिया है 2 सेकंड, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 0.5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 1 कब होगा 1 हर्ट्ज, जब टाइम इंटरवल और नंबर ऑफ वेव इक्वल होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हर्ट्ज कब होगा, जब आपके पास एक वेव हो लेकिन 1 सेकंड से कम टाइम में क्रिएट हो, या 1 सेकंड हो और उसमें नंबर ऑफ वेव 1 से ज्यादा क्रिएट हो, तो फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 हर्ट्ज कब होगा, जब आपके पास टाइम 1 सेकेंड हो लेकिन नंबर ऑफ वेव 1 से कम हो, और या नंबर ऑफ वेव 1 हो और टाइम 1 सेकेंड से ग्रेटर हो, तो इन दो केसेस में फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन 1 हर्ट्ज, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन बाई टी, तो यहां पे देखिए एन इज इक्वल टू एफ जरब टी। ये टी को इधर शिफ्ट कर ले, ये टी को इधर शिफ्ट कर ले, तो क्या आ जाएगा एन इज इक्वल टू एफ जरब टी, क्या जाएगा एन इज इक्वल टू एफ जरब टी आ जाएगा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू एफ जरब टी में मैं लिख सकता हूं कि एन और एफ ये एक दूसरे को डायरेक्ट है गिवन टाइम पर। इसका मतलब, ये तो पहले मैंने आप लोगों को लिखा है कि एफ और एन डायरेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि एक सोर्स है वो उसकी 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्ज। अब दूसरा सोर्स है उसकी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। दोनों को एक एक सेकंड के लिए आप यूज करते हो, दोनों को एक एक सेकंड के लिए आप वाइब्रेट करते हो। तो 20 हर्ट्ज वाला जो सोर्स है वो 1 सेकंड में 20 वेव को क्रिएट करेगा, लेकिन जो 10 हर्ट्ज वाला सोर्स है वो 1 सेकंड में 10 वेव को क्रिएट करेगा। तो जो नंबर ऑफ वेव है 1 सेकंड में वो ज्यादा क्रिएट होता है या कम क्रिएट होता है, दिस डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। और दूसरा रिलेशन है कि एन और टाइम, एन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी। इसका क्या मतलब होता है कि गिवन फ्रीक्वेंसी है, दो सोर्स है गिवन फ्रीक्वेंसी वाले 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है दोनों के। एक को मैंने 1 सेकंड के लिए वाइब्रेट किया तो कितने वेव पैदा करेंगे 10 वेव। दूसरे को मैंने 2 सेकंड के लिए वाइब्रेट किया तो 2 जरबे 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 20, तो 20 वेव क्रिएट करेंगे। तीसरा है 10 हर्ट्ज वाला, और वही है 10 हर्ट्ज वाला, और 3 सेकंड के लिए मैंने वाइब्रेट किया तो 10 3 30, 30 वेव क्रिएट करेंगे। तो एक गिवन फ्रीक्वेंसी वाला जो डिवाइस है उसको आप जितने लॉन्ग टाइम के लिए वाइब्रेट करोगे इतने ही ज्यादा वेव क्रिएट होंगे। तो एन और टी डायरेक्ट, एन और एफ डायरेक्ट, एफ और टी इनवर्स। 3 रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम के, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ वेव के, नंबर ऑफ वेव और टाइम के, नंबर ऑफ वेव और टाइम के डायरेक्ट रिलेशन, नंबर ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम के इनवर्स रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन नोट कर ले। ऐसा यूनिट जो है हर्ट्ज है, हर्ट्ज डिनोटेड बाय एच जेड, सिर्फ एच के साथ नहीं, क्योंकि एच से हेनरी आता है, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पे सॉरी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसलिए एच हम नहीं लिखते बल्कि एच जेड लिखते हैं, और एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। एच जेड का मतलब क्या होता है हर्ट्ज होता है, ठीक है। और 1 हर्ट्ज किसके बराबर है 1 वेव पर सेकेंड। 10 हर्ट्ज किसके बराबर है 10 वेव पर सेकेंड। और यहाँ पे 10 हर्ट्ज 5 वेव पर 0.5 सेकेंड के बराबर भी हो सकता है। मतलब कि टाइम को आपने 1 सेकेंड, अगर 0.5 सेकेंड में आप 5 वेव क्रिएट करते हो, नेक्स्ट 0.5 सेकेंड में 5 वेव क्रिएट करते हो, तो 1 सेकेंड में कितने वेव क्रिएट हो जाएंगे 10 वेव। तो वेव नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्केलर है, क्यों स्केलर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी n बाई टी के बराबर है, n इज नंबर विच इज स्केलर और t इज टाइम विच इज स्केलर, स्केलर बाई स्केलर इज इक्वल टू स्केलर। और डिराइव्ड है, और कहां से डिराइव्ड है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज t इनवर्स, और मतलब के टाइम से डिराइव्ड हुआ है फ्रीक्वेंसी। दिस ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमारे पास वेव टाइम पीरियड है। What is wave time period? The time taken by a complete wave pass through a specific point. एक मुकम्मल वेव एक खास पॉइंट पर से जब पास होता है, वो जो टाइम टेकन करता है, जो टाइम लेता है, उसको वेव टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर आप देखें टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में,
फ्रीक्वेंसी में मैंने कहा कि एक सेकंड में जितने वेव पास होते हैं, टाइम पीरियड में मैंने कहा कि एक वेव जितना टाइम में पास होता है। तो फ्रीक्वेंसी में सेकंड एक होता है, टाइम एक सेकंड होता है, और नंबर ऑफ वेव पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ वेव कितने पास होते हैं। जबकि टाइम पीरियड में हमारे पास वेव एक होता है और ये एक वेव कितने टाइम में पास हो रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन टाइम टेकन और फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या कर दिया, टाइम को एक सेकंड लिया और एक सेकंड टाइम में मैंने वेव नंबर को देखा कि कितने वेव नंबर पास हो रहे हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड में मैंने क्या किया, वेव को एक लिया, एक वेव को लिया और वो एक वेव इस पॉइंट पी से कितने टाइम में पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इस पॉइंट पी पर एक सेकंड में कितने वेव पास हो रहे हैं, कितने वेव, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस पॉइंट पी पर एक वेव कितने टाइम में पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव कितने टाइम में पास हो रहा है और एक सेकंड में कितने वेव पास हो रहे हैं। अगर आप कितने वेव की बात करो, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अगर आप कितने टाइम की बात करो, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव थ्रू पास थ्रू ए स्पेसिफिक पॉइंट। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर से एक वेव पास हो रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय वन वेव, टाइम टेकन बाय वन वेव, इसमें एन को वन ले ले तो यहां पे t बाई एन हो जाएगा। t इज द टाइम टेकन, वेव इज द नंबर ऑफ वेव। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि टाइम t और टाइम पीरियड और टाइम ये दूसरे को डायरेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि एक वेव अगर शॉर्ट टाइम में पास हो रहा है, एक वेव अगर शॉर्ट टाइम में पास हो रहा है तो इट मींस कि टाइम पीरियड कम है, शॉर्ट टाइम में पास हो रहा है, टाइम कम हुआ, टाइम पीरियड कम हुआ। और अगर एक वेव एक पॉइंट पर से पास हो रहा है और वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है तो इट मींस कि जो टाइम है वो ज्यादा है और टाइम पीरियड कम है। या आप इस तरह कह सकते हो कि एक वेव सोर्स अगर शॉर्ट टाइम में एक वेव को जनरेट कर रहा है तो वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेव टाइम पीरियड शॉर्ट है, टाइम पीरियड कम है। और एक सोर्स अगर लॉन्ग टाइम में, लेंथी टाइम में एक वेव को जनरेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम है और टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा है। जैसा कि टाइम पीरियड यहाँ पे 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला है और 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क है, तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि द टाइम पीरियड ऑफ द 256 हर्ट्ज ट्यूनिंग फोर्क विल बी ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ द 300 हर्ट्ज सोर्स ट्यूनिंग फोर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखो तो 256 हर्ट्ज का मतलब यह है कि एक सेकंड में 256 वेव क्रिएट कर रहे हैं और ये 300 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकंड में 300 वेव क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर एक सेकंड में 256 और ये एक सेकंड में 300 तो एक वेव यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू 300, क्योंकि आप एक सेकंड को 256 पे डिवाइड कर लो और एक सेकंड को 300 पे डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे एक वेव ज्यादा टाइम ले रहा है एस से, तो इट मींस कि इसकी टाइम पीरियड ज्यादा है और इसकी टाइम पीरियड कम है। यहाँ पे देखो टी इज यहां पे अगर मैं देखो t इज इक्वल टू टी बाई एन और फ्रीक्वेंसी बराबर है n बाई टी, फ्रीक्वेंसी बराबर है n बाई टी और यहां पे है मेरे पास t बाई एन, तो n बाई टी की जगह आप f लिखेंगे और t बाई एन की जगह आप 1 ओवर f लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू 1 ओवर f। तो मैं लिख सकता हूं कि द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड या द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब यह है कि वेव जनरेटेड पर सेकंड ज्यादा हो, वेव रिसीव पर सेकंड ज्यादा हो, वेव पास थ्रू स्पेसिफिक पॉइंट पर सेकंड ज्यादा हो, तो टाइम पीरियड विल बी शॉर्ट। टाइम पीरियड क्यों शॉर्ट हो जाएगा? क्योंकि कम टाइम में फिर वेव जनरेट होगा। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी लो का मतलब यह है कि नंबर ऑफ वेव पर सेकंड जनरेटेड, रिसीव्ड या पास थ्रू स्पेसिफिक पॉइंट विल बी लेस। अगर ये लेस है तो एक वेव बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस तरह टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर। तो टाइम पीरियड कम भी हो सकता है, टाइम पीरियड ज्यादा भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव कम जनरेट हो रहे हैं। अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एक वेव को जनरेट करने में टाइम ज्यादा लगता है, और अगर टाइम पीरियड कम है तो इसका मतलब यह है कि एक वेव को जनरेट करने में टाइम कम लगता है। ठीक है, अगर मैं इसको जरब कर लो तो t जरबे f या f जरब t, दिस इज इक्वल टू 1। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले,
इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1. द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट. जब भी आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को ज़रब करते हो तो वो कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, और कितना रहेगा कांस्टेंट? 1. हमेशा के लिए नोट कर ले कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 1. और द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दिस इज यूनिटलेस. यूनिटलेस कब आता है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी यूनिटलेस नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड यूनिटलेस नहीं है. टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड है क्योंकि टाइम है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, सेकेंड इनवर्स है. तो यहाँ पे सेकेंड इनवर्स और ये सेकेंड और सेकेंड इनवर्स डिवाइड होके यूनिटलेस बन जाएगा. अब अगर ये प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की यूनिटलेस है तो इट मींस के फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की जो प्रोडक्ट है वो डायमेंशनलेस भी है. तो द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज कांस्टेंट. द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1. द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू यूनिटलेस. द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू डायमेंशनलेस. ठीक है, टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट जो है वो है सेकंड. टाइम पीरियड बेस क्वांटिटी है, टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, क्योंकि टाइम स्केलर है. और टाइम पीरियड बेस क्यों है? क्योंकि टाइम बेस है. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के लिहाज से नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से ये इक्वल कब होंगे? जब n1 हो और टाइम t1 हो. टाइम t1 सेकेंड हो, n1 वेव हो तो फ्रीक्वेंसी भी 1 आएगी और इसके साथ साथ टाइम पीरियड भी 1 आएगा. या ये 2 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 4 हो, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड 1 आएंगे. तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगे. लेकिन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से ग्रेटर कब होता है? जब आपके पास नंबर ऑफ वेव 1 से ग्रेटर हो और टाइम इक्वल टू 1 हो, तो फिर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा टाइम पीरियड से. और या इस तरह कह सकते हो कि आपके पास जो नंबर ऑफ वेव है वो 1 हो और जो टाइम टेकन है वो 1 सेकेंड से कम हो. 1 सेकेंड से अगर कम टाइम लेता है तो टाइम पीरियड विल बी लेस, फ्रीक्वेंसी विल बी हाई. ठीक है, और इसके साथ टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर कब रहेगा? जब नंबर ऑफ वेव 1 से कम हो और टाइम 1 सेकेंड हो. 1 सेकेंड में अगर आप 1 से कम वेव को क्रिएट करते हो, 1 से कम वेव को 1 सेकेंड में, तो टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर, फ्रीक्वेंसी विल बी लेस. और या वेव तो 1 हो लेकिन टाइम 1 सेकेंड से ग्रेटर हो. अगर एक वेव को आप 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम में क्रिएट करते हो, टाइम पीरियड विल बी ग्रेटर, फ्रीक्वेंसी विल बी लेस. ठीक है, लेकिन नॉर्मली मोस्टली फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड से ग्रेटर रहता है तकरीबन हमेशा के लिए. क्यों? क्योंकि अगर आप ट्यूनिंग फोर्क की बात करते हो, आप लाइट वेव की बात करते हो, या जहां पे भी हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज एक ट्यूनिंग फोर्क की, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 1 आवर 256 सेकेंड. एक को इस पे डिवाइड कर. अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम 50 वेव को क्रिएट करते हैं 50 वेव 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितना आता है? 50 हर्ट्ज और टाइम पीरियड 1 आवर 50. ठीक है, तो मोस्टली या नॉर्मली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो ज्यादा होती है, टाइम पीरियड कम होता है. दिस इज ऑल अबाउट दी वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेव टाइम पीरियड. ओके, थैंक यू.